आज मैं आपको आरसीसी 303 में अगला लेक्चर, जिसका टॉपिक डिजाइन ऑफ एसआर बीम यूनिट 3 की सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम का डिजाइन के लिए कौन कौन से स्टेप या कौन कौन सा डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डिजाइन स्टेप का वीडियो देखेंगे, फिर डिजाइन करेंगे। तो ये कुछ आईएएस कोड की गाइडलाइन है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 303 में डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। एक बीम होती है डीआर, डबली रीइंफोर्समेंट बीम। वह बीम जिसके दोनों जोन में टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्टील प्रोवाइड करे तो डबली, और ऐसी बीम जिसके ओनली टेंशन जोन, जनरली न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जोन है, वो आपका सामान्य तौर पर अपन टेंशन का मानते हैं, तो उसको कहेंगे सिंगली रीइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम। एक टी बीम होती है जिसको फ्लैंज बीम बोलते हैं। तो स्लैब और बीम एक साथ कास्ट करें मोनोलिथिकली तो वह फ्लैंज या टी बीम है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ कि सिंगली रीइंफोर्समेंट वह बीम है आरसीसी रेक्टेंगुलर जिसके टेंशन जोन में, चाहे वो एनए से ऊपर हो या नीचे हो, उसमें ही स्टील प्रोवाइड करें सिर्फ, और बाकी कंक्रीट तो रहता ही है। तो उस बीम को कहेंगे सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। जैसे मैंने ये चित्र क्रॉस सेक्शन बनाया है। अब इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखिए, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ द बीम, ये इफेक्टिव डेप्थ है, यानी कंप्रेशन फेस के टॉप से और स्टील के सेंटर तक, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। और ये है एएसटी। यहां मैंने टेंशन जोन में ही रीइंफोर्समेंट बताया है। सपोज करो ये 16 mm के 3 बार हैं, 20 mm के हैं, डिपेंड करता है कि ये लोड और स्पान के ऊपर, और इसको हम एएसटी बोलेंगे। तो इसके सेंटर तक अगर है तो उसको कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। और टोटल डेप्थ कहाँ से कहाँ हुई? टॉप फेस से और बॉटम मोस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल डेप्थ, वो कैपिटल डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इतना आगे बढ़ते हैं। क्या क्या अपने को डाटा चाहिए सीक्वेंस में? इफेक्टिव स्पान। जब हम बीम का डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम इफेक्टिव स्पान को देखते हैं कि इफेक्टिव स्पान कितना है। इफेक्टिव स्पान का मेरे पिछले वीडियो में आपको क्लियर कट बताया हुआ है। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो सेंटर से सेंटर, दो सपोर्ट के बीच का, या क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ जो भी कम है उसको हम देंगे इफेक्टिव स्पान, प्रभावी पार्ट। कैंटिलीवर है तो अलग होगा, कंटिन्यूस में अलग होगा। तो इस तरह से आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव डेप्थ, ये मैं आपको बता चुका हूं। इफेक्टिव, कई बार तो इफेक्टिव डेप्थ का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि इफेक्टिव डेप्थ की कैलकुलेशन या गणना कहां से कहां होगी। तो इफेक्टिव डेप्थ स्टील के सेंटर तक, और टोटल या ग्रॉस डेप्थ टॉप से और नीचे बॉटम मोस्ट तक का डिस्टेंस ये आपका। लेकिन ज़्यादातर ये ही यूज होता है, लेकिन ये भी कई बार सेल्फ वेट के लिए निकालना हो तो उसमें इसका भी यूज करते हैं। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसे जस्ट मैंने सर्विसिबिलिटी में आपको बताया था। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन L/D रेशियो, इफेक्टिव स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ये आईएएस कोड में 3 दे रखे, 7, 20 और 26। ये कैंटिलीवर के लिए, ये सिंपली सपोर्टेड, और ये कंटिन्यूस बीम के लिए। ठीक है। अब 10 मीटर स्पान तक है तो इस डाटा के अंदर आपका L/D होना चाहिए, तो आपकी सर्विसिबिलिटी ठीक है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल सही है। लेकिन अगर 10 मीटर से ज़्यादा है, बेसिकली इन दो के लिए ही होता है, ये तो 10 मीटर तक ही है, तो 10 मीटर से ज़्यादा है तो L/D बराबर 20 इंटू 10 बटे स्पान कर देंगे। सपोज करेंगे 20 मीटर है
स्पान, L अपॉन डी इज इक्वल टू 20 इंटू 10 बटे स्पान, स्पान 20 है तो आपका 20 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना। आगे अगर देखें मिनिमम रीइंफोर्समेंट की, सपोज करो कि बीम का क्रॉस सेक्शन बड़ा है, छोटा स्पान है, लोड कम है, तो उसमें आपको मिनिमम स्टील देना पड़ेगा, मिनिमम एएसटी देना ही पड़ेगा कोडल प्रोविजन से। तो मिनिमम एएसटी का क्या है 0.85 BD अपॉन FI, ये कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील है, ये आपकी क्रॉस सेक्शन है साइज का, बीम का विड्थ और डेप्थ। तो मिनिमम एएसटी ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए बन रहा है मिनिमम एएसटी। अब यहाँ पर ये दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ 250 यूज करें, माइल्ड टोर करें, तो ये कितना आपका पीटी आएगा, तो वो भी अलग इसकी वैल्यू आप अलग रख सकते हो, और ये नीचे आ जाएगा तो पीटी बन जाएगा। ऐसा भी एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट अगर मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट के बारे में भी अपने को देखना है कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना दे सकते हैं, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस विड्थ और टोटल डेप्थ, ग्रॉस डेप्थ का 4% या 0.04 BD, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, एज पर कोडल प्रोविजन। हालांकि 4% प्रैक्टिकली संभव नहीं है, प्रैक्टिकली मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2.5% तक ही अपन ले सकते हैं, 2 से 2.5%। वो इतना ज़्यादा स्टील हो जाता है कि कंक्रीटिंग करनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोड जो गाइडलाइन देता है वो हर चीज़ को देखकर देता है। नेक्स्ट देखें साइड फेस रीइंफोर्समेंट, RF का मतलब रीइंफोर्समेंट। ये बीम की साइड फेस नहीं है, ये मेन रीइंफोर्समेंट है, जिसको क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट, जो एएसटी में दर्शा रहा हूँ। लेकिन अगर बीम के इस तरह से साइड में अगर रीइंफोर्समेंट दें तो उसको बोलते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो कोड इसके लिए क्या बोलता है, साइड फेस कब दें, साइड फेस जब देते हैं जब डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm, डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm हो तब साइड फेस देंगे, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। जर्नल केस में टॉर्सन है तो उसका क्लास अलग है, ठीक है। अब ये कितना परसेंटेज होना चाहिए, 0.1% ऑफ वेब एरिया, कितना होना चाहिए रीइंफोर्समेंट, ये 0.1% ऑफ वेब एरिया, और इसकी स्पेसिंग विड्थ ऑफ वेब और 300 mm, जो भी कम है उससे ज़्यादा नहीं दे, कि लेटरल बकलिंग भी हो जाती है तो उसको देखते हुए हम साइड फेस भी देते हैं अगर ज़्यादा बीम गहरी है तो, ठीक है। तो उसका ये क्लास है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। बीम के अंदर रीइंफोर्समेंट हम जनरली 12 mm से कम नहीं देते, 12, 16 या 20, वही सेम है कॉलम और बीम का, और स्लैब में हम 8 और 10 का दे सकते हैं। सीयर रीइंफोर्समेंट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, सीयर रीइंफोर्समेंट बहुत ही आसान है, जो डिजाइन आपको बताया टाउ वी और टाउ सी का। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ क्या मतलब है डिजाइन का, कि सीयर रीइंफोर्समेंट का डाया क्या चूज करोगे, सामान्य तौर पर आपको बताया 8 mm डाया आपका 2 लेग, और उसकी स्पेसिंग कि एसवी कितना है, सेंटर से सेंटर स्पेसिंग कितनी है, और डाया उसका, तो डाया सामान्य तौर पर 8 mm और 2 लेग्ड उसकी जो वर्टिकल है और स्पेसिंग, तो ये इसका डिजाइन हो गया। स्पेसिंग ऑफ बार की हॉरिजेंटली, ये जो स्पेसिंग है 2 बार के बीच कितना क्लियर गैप होना चाहिए, 2 बार के बीच बीम में कितना गैप होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ द लार्जर बार, और 5+ MSA जो भी ज़्यादा हो। सपोज करो 20 mm डाया के बार है तो डाया बार हो जाएगा 5+ MSA, तो ये 25 होगा। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है 20 mm, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ कोड में स्पष्ट है। तो 25 mm जो भी ज़्यादा है, तो यहाँ 20 है 25 है, तो 25 mm का गैप मिनिमम होना चाहिए 2 बार के बीच, ठीक है, ताकि आसानी से कंपैक्शन और कंक्रीटिंग चले जाए और बॉन्ड बन जाए। तो ये आपका इसमें है। और अगर वर्टिकल बार की बात करें, कई बार क्या होता है कि 2 रूम में दे देते हैं वर्टिकली भी, विड्थ कम है और रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है,
तो ऊपर भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए भी डायो बार 15 mm और 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ बार, जो भी ज़्यादा हो वो हो, तो उसमें मिनिमम गैप होना चाहिए। और 2 बार ऊपर रखते हैं तो उसमें स्पेसर बार लगा देते हैं 1-1 मीटर की दूरी पर बीम के स्पान के अलग। नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर का मतलब जो इसके नीचे जो रिंग स्टीरअप है, स्टीरअप के नीचे से, और ये इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर। तो ये कितना होता है 20, 30, 45, 50 और 75 mm। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। मैक्सिमम कवर कितना होगा एक्सट्रीम में 75 mm। तो 75 mm से ज़्यादा कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर कवर कितना होगा 20 mm या 12 डाया, जो भी ज़्यादा हो। 12 डाया से कम कवर कभी भी नहीं देते, इस चीज़ को आप याद रखना। कॉलम के केस में कितना देंगे 40 mm, कितना देंगे 40 mm। और अगर कॉलम बहुत छोटा है, 12 mm का सरिया है और 200 mm साइज है, तो 25 mm भी दे सकते हैं। और फुटिंग में मिनिमम कवर कितना देते हैं 50 mm, और बीम और स्लैब में 20 mm। लेकिन स्लैब में एक विशेष कंडीशन में हम 15 mm कवर भी दे सकते हैं, लेकिन 12 डाया से कम नहीं। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कर्टेलमेंट ऑफ बार। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कर्टेलमेंट का मतलब होता है जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो रहा है सपोर्ट की तरफ, उसी के अकॉर्डिंगली हम बार को कम करते जाएं, बार को कर्टेल करते जाएं, ताकि हम इकोनॉमिकल को प्राप्त कर सकें और रीइंफोर्समेंट की जहाँ जरूरत नहीं है उसको हम वहाँ रोक सकें। इसको बोलते हैं कर्टेलमेंट ऑफ बार्स। ये सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटेल सभी बीम में हम कर सकते हैं ये, जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट। क्यों कि सेंटर पर मैक्सिमम एएसटी है, उसके लिए हम ये डिजाइन करते हैं। जो चूँकि क्रॉस सेक्शन बीम का सेम रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते विड्थ और डेप्थ को लेकर, हम रीइंफोर्समेंट को हम इसके हिसाब से वेरी करते जाते हैं। सपोर्ट पर कम है लेकिन उसका भी मिनिमम 50% होना चाहिए। लास्ट में ड्रा द क्रॉस सेक्शन एंड एल सेक्शन ऑफ द डिजाइन एलिमेंट। अगर हम कोई भी एलिमेंट किया है, बीम है, स्लैब है, कॉलम है, फुटिंग है, स्टेयरकेस है, रिटेनिंग वॉल है, कोई भी आरसीसी का एलिमेंट डिजाइन किया तो उसका हम क्रॉस सेक्शन जरूर बढ़ाना चाहिए। उससे हमें ये पता लगेगा कि उसके अंदर साइजेज किस तरह से है और रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किए गए। अब मैंने कई बार आपको, ये टेंशन जोन में है, लेकिन कई बार बीम में ये 2 रीइंफोर्समेंट और रहते हैं ऊपर, क्योंकि जो शियर रीइंफोर्समेंट तो तभी इस टाइप होगी ना इसके, जब इस तरह से होगी। तो इनको ऊपर के जो बार हैं, ये कोई कंप्रेशन बार नहीं है, ये एंकर बार हैं, होल्डिंग बार हैं। ये होल्डिंग बार है, एंकर बार है, इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम 12 mm के 12 mm डाया के 2 बार होंगे जो टॉप में होंगे, लेकिन ये कोई कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट नहीं है, ये होल्डिंग स्टीरअप को पकड़ने वाले। तो इस तरह से आज आपने देखा सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम का जो आईएस कोड के डिजाइन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है एज पर कोडल प्रोविजन, उसके हिसाब से आपने ये देखा। सिंगल का मतलब जिसके टेंशन जोन में ही सरिया हो, और डीआर बीम क्या होती है जिसके टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में स्टील प्रोवाइड करें, उसको हम बोलते हैं डबली रिइंफोर्समेंट डीआर बीम, रेक्टेंगुलर बीम। थैंक यू।